तो चलिए अब उसके हम दूसरे रीजन की बात करते हैं। तो हमारा दूसरा रीजन है एक्सचेंज एनर्जी, यानी कि एनर्जी को एक्सचेंज करना, एनर्जी को एक दूसरे से ट्रांसफर करना, ठीक है। तो अब देखिए, मान लेते हैं कि हम कोई डी ऑर्बिटल ले रहे हैं, ठीक है। अब जब हम डी ऑर्बिटल की बात करते हैं तो हम पहले वाले डी में मान लेते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन को भर दिए, ठीक। और वहीं दूसरे डी में जो है हम टोटल 5 इलेक्ट्रॉन को भर दिए, यानी डी को जो है हम हाफ फील्ड यानी आधा भर दिए हैं, ठीक। तो अब इन दोनों में हम लोग देखेंगे कि आखिर इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी को एक दूसरे के साथ कैसे एक्सचेंज करते हैं जिससे कि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो चलिए अब इसको हम समझते हैं। अब D4 की हम बात करते हैं। तो डी में जो है टोटल हम 4 इलेक्ट्रॉन को भर दिए, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें प्रत्येक इलेक्ट्रॉन क्या करता है भाई, तो एक दूसरे के साथ जो है अपने पोजीशन को एक्सचेंज करता है। तो देखिए, जब भी अब ये अपने पोजीशन को बदलेगा तो उसका एनर्जी तो खपत होगा, यानी कि अब एनर्जी के एक्सचेंज होने से इसके स्टेबिलिटी में आखिर कैसे जो है फर्क पड़ता है, तो उसको हम बेहतरीन एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि पहला वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बहुत बोर फील कर रहा है, ठीक है। मन में सोचता है कि चलो भाई हम दूसरे कमरे में जरा ताका झांकी करके आते हैं, ठीक है। देखते हैं, हो सकता है दूसरा कूलर में सो रहा है कि एसी में सो रहा है, हम तो बेचारा यहाँ गर्मी में सड़ रहे हैं, ठीक है। तो सोचता है कि चलो जरा दूसरे में भी एक बार चेक करके आते हैं। तो दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को कहता है काम कर, तू जो है मेरे कमरे में आ जा, हम तुम्हारे कमरे में चले जाएंगे। अब दूसरा वाला क्या करता है, वो भी सोचता है चलो इस बहाने हमको भी मौका मिल जाएगा, आखिर फर्स्ट वाले के कमरे में क्या क्या रखा हुआ है भाई। तो चूंकि सेकेंड वाला भी गर्मी से बेचारा परेशान था, ठीक है, तो वो सोचा क्या पता फर्स्ट वाले के कमरे में एसी लगा हो। तो वो बोलता है चलो ठीक है, हम तुम्हारे साथ अपना पोजीशन बदल लेते हैं। अब देखिए, पहला वाला जब दूसरे के साथ अगर अपना पोजीशन को बदलेगा तो उसमें एनर्जी तो इसको लगेगा, क्योंकि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए भाई एनर्जी तो खपत होगा ना। उसी तरह से सेकेंड भी जब फर्स्ट के कमरे में आएगा तो उसको एनर्जी तो लगेगा। उसी तरह से कह रहा है कि यहाँ पे पोजीशन ना बदल के ये लोग क्या कर रहा है, आपस में एनर्जी को एक्सचेंज कर रहा है, बदल रहा है, ठीक। तो चलिए, पहला वाला जो है वो दूसरे के साथ अपने एनर्जी को एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, जब ये पहला जो है ना दूसरे के साथ अपना पोजीशन को जब एक्सचेंज करता है तो बेचारे को जो है उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। वो बेचारा सोचता है तो बेकार आ गए यहाँ पे, पहले भी अपने कमरे में जो है गर्मियों में मर रहे थे, अभी ये वो कमरे में आए तो इसमें भी गर्मियों में मरेंगे। तो वो सोचा कि चलो भाई हम जो है थर्ड के साथ जरा अपना जो है पोजीशन बदल के देखे। अब बेचारा जो है तीसरे वाले के पास आता है, तीसरे वाले को बोलता है कि भैया एक काम करिएगा कि आप मेरे कमरे में आ जाइए, हम आपके कमरे में चले जाते हैं। तीसरा वाला भी सोचा क्या पता इसके कमरे में एसी लगा हो, यही बहाना एसी में सोएंगे। चलिए, तो अब जो है फर्स्ट वाला क्या करता है भाई, तो वो थर्ड के साथ एनर्जी को एक्सचेंज करता है, ठीक। चलिए, यहाँ भी अब इसको कोई खास फर्क पड़ा नहीं। अब पहला वाला जो है चौथे वाले के साथ एनर्जी एक्सचेंज करता है, ठीक। अब चौथे वाले के साथ जब बेचारा एनर्जी को एक्सचेंज किया तो वहां भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक। वहां भी देखा वो भी बेचारा बिना एसी कूलर का ऐसे गर्मी में सड़ रहा है। तो मतलब तीनों के साथ वो बारी बारी से जो है अपने पोजीशन को, अपने एनर्जी को एक्सचेंज किया, ठीक है। चलिए, अब जो हम दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो दूसरा तो पहले ही ऑलरेडी पहले वाले के साथ कर चुका है। देखिए, यहाँ पहला दूसरे के साथ करे या दूसरा पहले के साथ करे, बात तो बराबर है। तो चलिए, दूसरा वाला तो पहले के साथ कर लिया, तो अब दूसरा जो है तीसरे के साथ करेगा, ठीक है। दूसरा क्या करेगा भाई, तो तीसरे के साथ करेगा। जब तीसरे के साथ किया तो मतलब कोई खास फर्क इसको पड़ा नहीं, मतलब सुख सुविधा दोनों में जो है बराबर है, ठीक। तो चलिए, यहाँ भी इसको कोई फायदा तो हुआ नहीं। अब सेकेंड वाला जो है चौथे के साथ करेगा। तो सेकेंड वाला किसके साथ किया भाई, तो फोर्थ वाले के साथ किया। जब इसके साथ किया तो यहाँ भी जो है इसको कोई खास फर्क पड़ा नहीं, मतलब जो है थर्ड इलेक्ट्रॉन की बारी आती है। तो थर्ड वाला जो है फर्स्ट के साथ करेगा, ठीक। तो चलिए, यहाँ जब फर्स्ट जो है थर्ड के साथ पहले ही कर चुका है, यानी फर्स्ट जो है थर्ड के साथ करे या थर्ड जो है फर्स्ट के साथ करे, ठीक, बात तो बराबर ही है। तीसरा वाला दूसरे के साथ करेगा, तो यहाँ दूसरा वाला ऑलरेडी जो है तीसरे के साथ कर चुका है, यानी कि दूसरा तीसरे के साथ पोजीशन एक्सचेंज करे या तीसरा दूसरे के साथ करे, बात तो बराबर है। अब बचा कौन, सिर्फ चौथा। तो तीसरा वाला सिर्फ चौथे के साथ एक्सचेंज करेगा, यानी तीसरा वाला जो है सिर्फ चौथे के साथ अपने एनर्जी को एक्सचेंज करेगा, ठीक। कि यहाँ भी जब ये पोजीशन को बदला तो इसको उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। तो देखिए, इससे क्या पता चलता है कि इसका प्रत्येक कमरा में जो भी साज सजावट है वो समान रूप से किया गया है। अगर इस कमरे में पंखा नहीं लगा हुआ है तो सेकेंड में भी नहीं लगा है, थर्ड में भी नहीं लगा है, फोर्थ में भी नहीं लगा है, फिफ्थ में भी नहीं लगा है,
बात समझ में है? यानी कि इसका कमरा जो है, सारा कमरा जो है वो समान रूप से, मतलब सब में जो है समान बजट का ही चीज लगा हुआ है, ठीक, सब समान रूप से बना हुआ है। इसी को हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल, यानी कि जिसकी एनर्जी लेवल एकदम समान हो, ठीक। वहीं जब फोर्थ की बात आती है तो फोर्थ तो फर्स्ट के साथ क्या है, फर्स्ट फोर्थ के साथ किया, बात तो बराबर है। अब दूसरा चौथा के साथ करे या चौथा दूसरा के साथ करे, बात तो बराबर है। अब तीसरा चौथा के साथ करे या चौथा तीसरा के साथ करे, बात तो बराबर है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें टोटल कितना एनर्जी का एक्सचेंज हुआ है। तो पहला वाला में कितना एनर्जी बदला, 3 बार बदला। उसके बाद सेकेंड वाला कितना बार बदला, तो भाई 2 बार बदला। उसके बाद थर्ड वाला कितना बार बदला, तो 1 बार बदला। तो अब टोटल नंबर ऑफ एनर्जी एक्सचेंज कितना हो गया, 3 + 2 + 1 कितना हो गया, 3 में 2 जोड़ेंगे फिर 1 जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो गया भाई, यहाँ पे 3 2 5 1 6, यानी टोटल नंबर ऑफ एनर्जी एक्सचेंज कितना हो गया भाई, तो टोटल 6 हो गया। यानी कि यहाँ पे ये टोटल 6 बार अपने एनर्जी को बदला, आपस में एक्सचेंज किया, ठीक। तो चलिए अब हम D5 की बात करते हैं। तो अब D5 का भी जरा कहानी देख लेते हैं। तो D5 में देखिए, पहला वाला इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे के साथ एनर्जी बदलेगा, फिर तीसरे के साथ बदलेगा, फिर चौथे के साथ बदलेगा, फिर पांचवें के साथ बदलेगा, ठीक है। तो चलिए पहला वाला दूसरे के साथ, उसके बाद पहला वाला तीसरे के साथ, उसके बाद फर्स्ट वाला चौथे के साथ, उसके बाद फर्स्ट वाला पांचवें के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितना बार एनर्जी बदला भाई, 1 2 3 4, यानी यहाँ पे टोटल 4 बार बदला, ठीक। चलिए अब हम दूसरे की बात करते हैं। तो सेकेंड वाला तो सबसे पहले फर्स्ट वाले के साथ कर ही लिया है यहाँ पे। तो चलिए अब हम थर्ड से करवाते हैं। तो थर्ड के साथ ये एनर्जी एक्सचेंज किया, उसके बाद किसके साथ करेगा भाई, थर्ड के साथ करेगा, फिर फोर्थ के साथ करेगा, उसके बाद फिफ्थ के साथ करेगा। तो थर्ड, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है टोटल ये कितना बार एनर्जी एक्सचेंज किया भाई, तो टोटल 3 बार किया, 1 2 3। चलिए अब हम तीसरे नंबर पे आते हैं। तो तीसरा वाला जो है सबसे पहले फर्स्ट के साथ करेगा। तो देखिए फर्स्ट वाला थर्ड के साथ पहले ही कर चुका है, यानी पहला तीसरा के साथ करे या तीसरा पहला के साथ करे, बात तो बराबर है। चलिए अब दूसरे के साथ हम देखते हैं। तो दूसरा तीसरा के साथ करे या तीसरा दूसरा के साथ करे, बात तो बराबर है। तो हम आगे बढ़ते हैं, यानी ये चौथे के साथ करेगा और पांचवें के साथ करेगा। तो चलिए थर्ड वाला फोर्थ के साथ किया और थर्ड वाला जो है फिफ्थ के साथ किया, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितना बार एनर्जी एक्सचेंज हुआ, 2 बार, 1 और 2, ठीक। अब हम चौथे की बात करते हैं। तो चौथा वाला देखिए, फर्स्ट तो चौथा के साथ पहले कर लिया है, चलिए यहाँ भी दूसरा चौथा के साथ पहले कर लिया है, तीसरा चौथा के साथ पहले कर लिया, यानी अब बचा सिर्फ पांचवा, यानी चौथा वाला सिर्फ पांचवा के साथ करेगा। तो चलिए अब फोर्थ वाला जो है वो फिफ्थ के साथ करेगा, ठीक। तो यहाँ पे टोटल कितना बार एनर्जी एक्सचेंज किया भाई, तो 1 बार किया। अब पांचवे की बात करते हैं। तो पांचवा वाला फर्स्ट के साथ तो पहले ही यहाँ पे कर लिया है, ठीक। सेकेंड के साथ भी कर चुका है, वहीं थर्ड के साथ भी कर चुका है, वहीं फोर्थ के साथ भी कर चुका है, यानी यहाँ पे तो खेला खत्म है। अब देखिए अब इसको हम जोड़ते हैं, टोटल यहाँ पे कितना बार एनर्जी का एक्सचेंज हुआ है। तो 4 3 7 8 9 1 10, यानी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एनर्जी एक्सचेंज कितना है भाई, 10। यानी D5 की बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल 10 बार एनर्जी का एक्सचेंज हुआ है, एनर्जी का आदान प्रदान हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे यही बात लागू होता है कि जिसमें नंबर ऑफ एक्सचेंज एनर्जी अधिक होगा, ठीक है, नंबर ऑफ एक्सचेंज एनर्जी अधिक होगा तो उसमें स्टेबिलिटी अधिक होगा। यानी यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एक्सचेंज एनर्जी मैक्सिमम है, यानी यहाँ पे 10 है, यहाँ पे पहले वाले में 6 था, लेकिन वही हाफ फील्ड में जो है वो 10 है। तो ये बताइए इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, बात समझ में आया। यानी कि नंबर ऑफ एक्सचेंज एनर्जी जितना ज्यादा होगा उस एटम की स्टेबिलिटी उतना ही अधिक होगा। अब इसके पीछे का देखिए लॉजिक है क्या एक्चुअल में, तो देखिए इसके पीछे का एक ही लॉजिक है। देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में पहले से रिपल्सन होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को देखना नहीं चाहता है, यानी दोनों जब एक दूसरे को देखे तो दोनों चाहे कि हम इसका माथा फोड़ दें, वो चाहे कि हम इसका माथा फोड़ दें, क्योंकि सेम चार्ज होने के वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। बात समझ में आया, यानी कि दोनों निगेटिव चार्ज का है और दोनों पे सेम चार्ज है, तो दोनों जब भी एक दूसरे को देखेगा तो चाहेगा कि हम एक दूसरे का कपार कान दोनों का एक दूसरे का फोड़ दे, ये भी इसको नापसंद करेगा, ये भी इसको नापसंद करेगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, ठीक है। लेकिन हमको जब किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को ही अरेंज करना है, तो यानी कि एक से अधिक झगड़ालू स्वभाव वाले व्यक्ति को अगर हम एक ही घर में अलग अलग कमरे में अगर रख रहे हैं और ज्यादा वहां पे पॉसिबिलिटी यही है कि वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, एक दूसरे का माथा फोड़ा फोड़ी करेगा,
तो हम उसके झगड़ा होने के चांस को हम कैसे कम कर सकते हैं, यानी हम क्या ऐसा क्या करेंगे कि भाई वो लोग का झगड़ा जो है कम से कम हो, कम माथा फोड़ा फोड़ी हो। कि मान लीजिए अगर आपके एनर्जी को हम कहीं दूसरे जगह इन्वेस्ट कर दें, ठीक है, दूसरे जगह हम इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपके अंदर उतना एनर्जी नहीं रह जाता है कि आप किसी का माथा फोड़ा फोड़ी कर सकेंगे, ठीक है। तो हम यही कहेंगे भाई कि देखो माथा फोड़ने में तो एनर्जी लगेगा। मान लीजिए कि अगर आप भूखे हैं, आपको हम कह देंगे कि आप फल्ला आदमी का कपाड़ फोड़ दीजिए या उसको मार दीजिए, तो आपके अंदर उतना ताकत नहीं है। अगर आप 2 दिन से भूखे रहिएगा तो आपके अंदर शायद उतना ताकत नहीं है कि आप उससे जाकर के लड़ाई कर लीजिए या झगड़ा मोल लीजिए, ठीक है। तो सेम वही बात है कि और हम चाहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन में कम से कम रिपल्सन हो, कम से कम झगड़ा हो, तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी को कम करना पड़ेगा, ठीक। हम यही करेंगे कि इलेक्ट्रॉन के अंदर जो भी एनर्जी है उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए, ठीक। तो देखिए उसको मिनिमाइज करने का एक ही तरीका है कि अगर इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन को एक दूसरे के साथ अगर एक्सचेंज करेगा तो उसका एनर्जी ऑटोमेटिक मिनिमाइज हो जाएगा, क्योंकि वो अपना एनर्जी तो दूसरे कमरे में जाने में लगा देगा, उसके बाद फिर दूसरे में कुछ नहीं मिलेगा, तीसरे में वो एक्सचेंज करने में लगाएगा, फिर चौथे में जाएगा तो वहां एक्सचेंज करने में लगाएगा, फिर 5वें में जाएगा वहां करने में लगाएगा, ठीक है। यानी कि इसका एनर्जी कहाँ पे खपत होगा भाई, तो खपत इसी चीज में होगा कि जब अपने पोजीशन को जो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेगा, ठीक, तो वहां पे इसका एनर्जी खपत होगा, खर्च होगा, वहां पे स्टेबिलिटी बढ़ जाए, ऑटोमेटिक वहां पे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। स्टेबिलिटी बढ़ने का कारण यही है कि अगर मान लीजिए आपके घर में अगर मिनिमम से मिनिमम झगड़ा, अगर 3-4 भाई है और चारों भाई में अगर कम से कम झगड़ा होगा तो वो घर ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। जितना ज्यादा लड़ाई झगड़ा होगा वहां पे वो चीज उतना ही अनस्टेबलाइज हो जाएगा। बात समझ में है, नहीं वो फॉर्म जो है उतना ही अनस्टेबल होगा। जितना कम से कम झगड़ा होगा वो उतना ही ज्यादा स्थायी होगा, उतना ही स्टेबिलिटी होगा, वही सेम चीज है। अब देखिए इस चीज को ना हम लोग एक और दूसरे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि किसी भी एटम का पोटेंशियल एनर्जी जितना ज्यादा लो होगा, जितना कम होगा, उसका स्टेबिलिटी उतना ही अधिक होगा, ठीक। अब देखिए इलेक्ट्रॉन ये सब करके जो भी रायता फैलाया है तो उसके पीछे का कारण यही है कि एटम का पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो मिनिमम हो जाएगा और जितना कम होगा उसका स्टेबिलिटी उतना ही अधिक होगा। मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक बेहतरीन एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि आप कहीं बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, किसी हॉस्टल में रहते हैं और आपके पिताजी जो है हर महीना जो है 1 तारीख को आपके अकाउंट में 10,000 रुपया डालते हैं, ठीक है, आपके खर्च के लिए। और जैसे आपके अकाउंट में पैसा आता है ना तो आप शुरुआत के 10 दिन तक खूब दौड़ा दौड़ी कीजिएगा। मतलब कभी 4 को दोस्त को बोलिएगा चलो जरा पार्टी करते हैं, चलो जरा आज ये शॉपिंग करते हैं, वो शॉपिंग करते हैं। यानी कि 1 से 10 तारीख 15 तारीख तक जो है आप खूब दौड़ा दौड़ी करिएगा, मतलब खूब नाचिएगा। आप जो है ना रूम पे कम और बाजार में मार्केट में आप ज्यादा मिलिएगा, ठीक। तो इसके पीछे का कारण क्या है कि आपका एनर्जी जो है वहां पे ज्यादा है। जब एनर्जी जब आपका ज्यादा है यानी मनी आपके पास ज्यादा है तो वहां स्टेबिलिटी कम है भाई, आप स्टेबल कम रह रहे हैं, यानी आप रूम में जो है कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे मंथ का एंडिंग होना शुरू हो जाएगा तो आपके अकाउंट से, आपके जेब से जो है पैसा जैसे धीरे धीरे कमना स्टार्ट हो गया, यानी आपका एनर्जी अब घटने लगा, तो आपके अंदर जो है स्टेबिलिटी बढ़ने लगेगा। यानी जैसे आपका एनर्जी कम हुआ तो स्टेबिलिटी आपका ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएगा। तब आप क्या कहिएगा भाई, आपका कोई दोस्त बोलेगा भी चलो जरा आज यहाँ घूमते हैं, चलो जरा आज पार्टी करते हैं, आप क्या बोलेगा, अरे भाई पैसा नहीं है, पैसा खत्म हो गया, आने दो पैसा तब न जाएंगे। यानी कि आपका एनर्जी कम हो गया तो भाई आप चाहिएगा कि हम अधिक से अधिक कमरे में ही रहें, रूम में रहें, इधर उधर नहीं जाए, इधर उधर जाएंगे तो और खर्च हो जाएगा फालतू में, पिताजी डांट। तो वही चीज है कि जब एनर्जी जब ज्यादा रहता है ना तो भाई तो स्टेबिलिटी कम हो जाता है। वही जब एटम का एनर्जी लो हो जाएगा तो स्टेबिलिटी ऑटोमेटिक जो है वो बढ़ जाता है, ठीक। तो वही चीज है भाई कि यहाँ पे क्या होता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जब आपस में एक्सचेंज होता है तो उसके वजह से उस एटम का जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होता है वो लो हो जाता है, जिसके वजह से एटम के अंदर ऑटोमेटिक जो है स्टेबिलिटी आ जाती है। बात समझ में आ गया। तो चलिए इसके पीछे का जो है कारण यही था और यही वजह था कि कॉपर और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड और फुल फील्ड में ज्यादा स्टेबल था, ठीक। इसीलिए हम लोग क्या पाए कि कॉपर में जो होता है वो D4 से जो है वो D5 में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं पे हम कॉपर में पाए कि वो D9 से जो है वो D10 में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आए। वो चाहता है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टेबिलिटी को कैसे गेन करें, तो उसके लिए 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3D में चला जाता है। तो यहाँ भी वही सेम घटना यहाँ पे भी रिपीट होता है, ठीक है।
तो यही कारण था कि आखिर हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आखिर मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों होता है। तो इसके पीछे का यही कॉन्सेप्ट था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर धन्यवाद।